आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज मैं पुनः जो है कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयनित शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित पुनः एक वीडियो लाया हूं। देखिए, उस वीडियो को लाने का मकसद ये था कि बहुत सारे चयनित अभ्यर्थियों की क्वेरीज थी, वो जानकारी चाह रहे थे विभिन्न पहलुओं पर। लेकिन उससे पूर्व मैंने वीडियो में एक चीज और बता रखा था, अगर नियुक्ति पत्र जारी होने के तत्काल बाद आप ज्वाइनिंग लें, यानी कि नियुक्ति पत्र जारी होने के तत्काल आप ज्वाइनिंग ले लें। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को बहुत सारे साथी समझ भी गए होंगे। तो इसको लेकर के भी देखिए, जब आपकी नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्ति के तत्काल बाद आपको ज्वाइनिंग ले लेनी चाहिए, यानी कि तत्काल ज्वाइनिंग लें। उसमें क्या होता है कि एक वरिष्ठता जो आपकी बनी रहती है, यानी सीनियरिटी का निर्धारण जो है कि ज्वाइनिंग के आधार पर ही अधिकतर होता है। कल को हो सकता है आपका प्रमोशन है तो वहां पर वरिष्ठता आपकी देखी जाएगी। तो इसलिए जो है कि आप लोगों से पुनः मैं निवेदन करता हूं कि आप जो है कि नियुक्ति पत्र जारी होने के तत्काल बाद चयनित विद्यालय में अपनी ज्वाइनिंग सुनिश्चित कर ले लें। ये बहुत बड़ा चीज है। देखिए, सीनियरिटी कैसे निर्धारण होती है। देखिए, सबसे पहले किसका नाम पहले और किसका नाम बाद में है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले जो है किसने ज्वाइनिंग बाद में ली है और किसने पहले ली है, और सीनियरिटी में किसका नाम पहले आएगा किसका बाद में आएगा। ये सभी चीज निर्धारण जो ज्वाइनिंग डेट से ही होता है। और दूसरी बात, अगर एक ही तिथि को नियुक्ति, यानी कि दो लोगों की एक ही दिन की नियुक्ति है और एक ही तिथि को है, यानी कि एक ही दिन दो लोगों ने नियुक्ति ली है, तो ऐसे में जो है कि आपकी सीनियरिटी कैसे निर्धारित होगी, यानी कि एक ही तिथि को नियुक्ति तिथि होने पर जो है कि आपकी सीनियरिटी निर्धारित कैसे होती है। वहां पर डेट ऑफ बर्थ के आधार पर सीनियरिटी होती है। आपको ये भी बता देता हूं कि जिसकी जन्म तिथि जो है कि जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको सीनियरिटी देंगे, तो पहले की होगी। और दूसरी बात है, एक होता है स्थानांतरण के लिए। स्थानांतरण में देखिए, अगर अंतर जिला ट्रांसफर होता है, ये मैं आपको जो है कि शिक्षक जो सेवा नियमावली है 1981 के आधार पर लगभग बता रहा हूं कि संविधान में अनुच्छेद है, तो उसमें जो है शिक्षक सेवा नियमावली के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये चीजें होंगी। तो सबसे पहली चीज है कि अगर अंतर जिला ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर जो है कि जैसे जूनियर का सहायक और प्राइमरी का हेड दोनों को सेम लिखा जाता है, सेम कैटेगरी में रखा जाता है। और अंतर जिला ट्रांसफर होगा तो जिस जिले में उसका ट्रांसफर हो गया है तो वहां पर जो अगर जूनियर का सहायक जो सबसे लास्ट का सहायक होगा, उसके बाद जो है प्राइमरी की हेड की चयन सूची तय होगी, यानी कि उसे सबसे बिलो कैटेगरी में रखा जाएगा, सबसे नीचे उसको रखा जाएगा। यहाँ पर जो है कि अंतर जिला ट्रांसफर में सीनियरिटी का लॉस होता है, तो इसलिए जो है। और जहां पर एक चीज मैं बता देता हूं, समायोजन की स्थिति अगर होती है तो समायोजन में अधिकतर पहले जो नियमावली टाइम पर चेंज होते रहते हैं, वहां पर जो कनिष्ठ है, कनिष्ठ के आधार पर समायोजन होता है। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों को कल को आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नियुक्ति पत्र जारी होने के तत्काल आप ज्वाइनिंग ले लें जो भी विद्यालय में है। अब बहुत सारे साथियों की क्वेरीज है, क्वेरीज में मैं आपको आपके प्रश्नों के आधार पर उन चीजों को बताऊंगा जो आपने पूछे। जिनको अभी जिला मिला है लेकिन विद्यालय नहीं मिला है, तो उनको क्या करना चाहिए। जैसे जो चयन सूची जारी हो गई है, जो नियुक्ति लिस्ट है वो जारी कर दी है मध्य प्रदेश डीपीआई विभाग की तरफ से और इसके ट्राइबल की तरफ से। तो जो नियुक्ति लिस्ट जारी करी है तो उस आधार पर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। तो जिन लोगों को विद्यालय नहीं मिला है तो वो जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ से आप लोगों को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। विद्यालय आवंटन में देखिए, सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ जाने से पहले अपने संकुल स्तर पर
पता कर लें कि कौन सा विद्यालय अभी जहां पर अध्यापकों की नियुक्ति है, कहां पर अध्यापकों की कमी है, कौन सा विद्यालय कहाँ है, ताकि वहां जिला शिक्षा अधिकारी में आप अपने स्तर से भी विद्यालय का चयन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि फला विद्यालय में जो है कि अध्यापक पूर्व से ही 2 हैं, अभी नए अध्यापक की किसी की नियुक्ति वहां पर नहीं हुई है। तो इसलिए जो है जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ से भी आप पता कर मतलब अपना विद्यालय चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जो संकुल क्लस्टर स्तर पर मैंने जो सीआरसी लेवल की बात कह दी, तो सीआरसी में भी आप पता कर सकते हैं, सीआरसी समन्वयक से, वहाँ के समन्वयक से पता कर सकते हैं कि किस किस विद्यालय में अभी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों का आया है स्टाम्प पेपर को लेकर के कि यानी शपथ पत्र कितने रुपए के स्टाम्प पेपर में बनाए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि शपथ पत्र जो है कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर से शुरू होता है। 10 रुपए के में बना सकते हैं, 20 रुपए में बना सकते हैं, 50 रुपए में बना सकते हैं, 100 रुपए में बना सकते हैं। अगर एक निश्चित वैल्यू काउंट विभाग से नहीं की गई है, अगर विभाग की तरफ से 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र मांगा गया है तो आपको 100 रुपए के में ही शपथ पत्र देना होगा। अगर 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र मांगा गया है तो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में ही शपथ पत्र आपको देना होगा। अगर वहां से कोई वैल्यू तय नहीं की गई है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वहां से कोई रिमार्क नहीं किया गया कि आपको इतने रुपए के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र देना है करके। जब रिमार्क नहीं है तो आप 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में दे सकते हैं, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में दे सकते हैं, 100 रुपए के, क्योंकि वहां पर आप कह सकते हैं कि सर इसमें स्टाम्प पेपर का शुल्क कोई भी रिमार्क नहीं किया गया है, बताया नहीं गया, इसलिए जो है। अब एक चीज, अगला क्वेश्चन आपका ये भी है मेडिकल। देखिए मेडिकल अगर आप किसी अन्य जिले में नौकरी कर रहे हैं तो मेडिकल आप वहां से भी बना सकते हैं, क्योंकि आपका ओरली टोटल मेडिकल चेकअप होता है। जो भी आप शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वहां पर दे रहे हैं तो आपका पूरा स्वास्थ्य चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप वहां पर होता है। तो क्योंकि हेल्थ चेकअप में पूरा आपका ही एड्रेस लिखा जाता है, आपका ही आधार कार्ड यूज किया जाता है, क्योंकि आपका डोमेस्टिक नाम जो है, जो डॉक्यूमेंट में नाम है वही नाम आता है, वही पता आता है। तो इसलिए जो है कि आपको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है। और नोटरी अगर आप बना सकते हैं कि नोटरी उसी जनपद से बनाओ या किसी अन्य जनपद से बनाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर का पता वही आता है, आपका आधार कार्ड वही लगेगा, नाम पता आप ही के नाम से ऑनलाइन स्टाम्प पेपर ले लिया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू का मैटर नहीं है। तो इसलिए जो है कि आप मेडिकल। और एक चीज और आपका आ रखा था, पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ से कराएं। देखिए जहां तक पुलिस वेरिफिकेशन है, तो पुलिस वेरिफिकेशन में अगर आपसे मांगा है तो आपका जो नजदीकी थाना, आपका थाना पड़ता है, जो आपका नियरेस्ट थाना है, जो आपका खुद का थाना है, तो वहां के थाना प्रभारी से आप अपना जो है कि पुलिस वेरिफिकेशन बनवा सकते हैं, अगर खुद से करना है। इसके अलावा अगर विभाग खुद जो है जांच करवाएगा तो आप स्वयं का घोषणा पत्र देंगे कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का अपराध पंजीकृत नहीं है या किसी भी प्रकार का न्यायालयीय वाद विवाद पंजीकृत नहीं है और ना ही मेरा किसी के साथ कहीं पर लड़ाई झगड़ा है। इस तरीके से आप स्वयं का घोषणा पत्र देंगे अपने डिपार्टमेंट को, शिक्षा विभाग को, डीपीआई विभाग को या संबंधित जो है कि संकुल प्रभारी को। तो ये आप स्वयं का घोषणा पत्र, तो विभाग फिर आपकी जांच कराएगी, जो आपका वेरिफिकेशन आएगा, पुलिस टीम आपके गांव में आएगी, आपके गांव के लोगों से पूछेगी कि आपका आचरण कैसा है, चाल चलन कैसा है, किसी प्रकार का अपराध में शामिल तो नहीं है, किसी भी चीज में मुकदमे में पंजीकृत तो नहीं है। ये वेरिफिकेशन होता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आ रखा है कि शायद कोई एमएड 3rd सेमेस्टर में है तो ज्वाइनिंग के बाद पेपर देने के लिए छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बहुत सारे साथियों की क्वेरीज है, ज्वाइनिंग के बाद छुट्टी मिलेगी नहीं। साल में आपके पास लगभग 12 से 14 के बीच में जो भी सीएल मिलती हैं, कैजुअल आकस्मिक अवकाश जिसको कहते हैं, वो अवकाश रहते हैं। तो आप उन अवकाशों को लेकर के, जैसे एक दिन पेपर होगा 2 दिन नहीं है, तो आप 2 ऐसे करके अपने सीएल का यूज कर सकते हैं। जिस दिन से आपके विद्यालय में ज्वाइनिंग हो जाती है तो उस दिन से आपको सीएल भी लागू हो जाती है।
साल में लगभग 12 छुट्टियां आपकी रहती हैं, तो उन 12 छुट्टियों का यूज आप पेपर देने में कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी आपको कार्रवाई नहीं करनी है। तो संबंधित प्रधानाध्यापक को आपने एप्लीकेशन लिखनी है और वो छुट्टी आपके खाते से ही काटी जाएगी। यानी कि जो आपकी 12 छुट्टियां मिलती हैं या 14 छुट्टियां जो आपको मिलती हैं, तो CL आकस्मिक अवकाश है, तो वो अवकाश उतने कम हो जाएंगे। मान लिया जाए 4 दिन आपके पेपर है, 4 पेपर देने जाने हैं, तो साल भर में से आपके 4 अवकाश कम हो जाएंगे, 8 ही बचे आपके। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों। और एक आप लोगों का सवाल आ रखा, क्या ज्वाइनिंग पहले लेंगे तो वेतन ज्यादा मिलेगा, क्या ज्वाइनिंग बाद में लेंगे तो पैसा कम मिलेगा? देखिए, आप लोगों का चयन एक साथ हो रहा है, एक ही सेम पद के लिए हो रहा है, सहायक अध्यापक के रूप में आ रहे हैं, तो वहां पर जो होता है एक वेतन क्रम होता है जिसको पे स्केल कहते हैं। पे स्केल जो होता है सबका एक ही पे स्केल होता है, और जो मिलने वाले अलाउंस होते हैं वो सबको एक जैसे ही अलाउंस मिल रहे हैं। तो कहीं भी किसी की जो सैलरी है वो ऊपर नीचे नहीं होगी। ये बहुत बड़ा डाउट आप लोगों ने एक क्रिएट कर रखा है। आप सबको जो है कि बराबर सैलरी मिलेगी, क्योंकि ज्वाइनिंग जब जारी होगी, लिस्ट होगी, तो ज्वाइनिंग तिथि से आपकी सैलरी मिलनी आपको स्टार्ट हो गई होगी। तो साथियों, मैं समझता हूं आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और मैं आपको पुनः निवेदन करता हूं, नियुक्ति पत्र जारी होने के तत्काल बाद आप चयनित जो भी आपको आवंटित विद्यालय है उसमें ज्वाइनिंग ले लें, कि लेट लाट न करें। कि आप ये मत सोचिए कि आपको 15 दिन का समय दिया गया, क्योंकि ये ज्वाइनिंग आपकी सीनियरिटी में, वरिष्ठता में काउंट होगी। कल को वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी ज्वाइनिंग पत्र मिल रहा है, चयनित विद्यालय जो आपको आवंटित विद्यालय है, उस आवंटित विद्यालय में ज्वाइनिंग पत्र मिलने के बाद तुरंत ही उसको आप ज्वाइनिंग वहां पर ले लें। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज, आपके लिए मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चाहे जो भी वीडियो है, जो भी जानकारी है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने आसपास जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।